तो देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, इसका रिवीजन, ठीक है ना। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इंडिया में 5 ईयर प्लान फ्रेम होता था, कौन सा प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, कौन सा प्लान में क्या अचीव किया इंडिया। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझना है इकोनॉमिक प्लानिंग, चैप्टर का नाम है ना, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, ऑल पॉलिसीज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, ये सब इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। तो बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, ठीक है। स्पेशली जो सोशलिस्टिक कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। इंडिया तो पूरा तरह का सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट थोड़ा सोशलिस्टिक पैटर्न देखने को स्टार्टिंग में ज़्यादा मिलता था, अभी वो कम हो रहा है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू द कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेस for productive purpose by a central authority for achieving certain objective within a specified period। प्लानिंग का मतलब है कि तुम्हारा जो रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है तुम्हारा जो रिसोर्सेज है कंट्री में, उसको एक सेंट्रल अथॉरिटी यूज कर रहा है एक प्री डिटरमाइंड गोल या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। कोई अगर कंट्री है जहां पे राजा महाराजा लोग का रूल चल रहा है, ऑटोक्रेटिक स्टेट है, मोनार्क है, तो वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो जाएगा, वो किंग, वो राजा, वो बादशाह जो भी है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते दुबई का, तो दुबई में तो किंग है ना, वहां का किंग है, तो वहां का सेंट्रल अथॉरिटी कौन हो जाएगा, जो किंग है वो। तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस को यूज कर रहा है एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हारे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो हम लोग का जो इंडिया पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो कंडीशन एकदम पहले बहुत सही था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया लगभग 20 to 25% ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करता था। बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आया, उन लोग का मोटिव क्या था आने का, कि भाई लूट के यहाँ से सब कुछ चले जाना है लेके। तो उन लोग अपना वो काम करना स्टार्ट किया, लूटना स्टार्ट किया। लूटते लूटते हालत एकदम हम लोग का ख़राब हो गया। तो जब 1947 में हम लोगों को फ्रीडम मिला, इंडिया को फ्रीडम मिला, तो इंडिया का कंडीशन क्या था, बहुत ख़राब था। तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फ्री इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक प्लानिंग कमीशन, जो कि सेटअप हुआ था मार्च 1950 में, और इंडिया अडॉप्ट करता है 5 ईयर प्लान का सिस्टम। पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 में। 5 ईयर प्लान में, हाँ बोलो, 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि कंट्री को आप बोलते हैं ना हम लोग, भाई आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो कंट्री को 5 साल में कहां तक लेकर जाना है। समझ में आ रहा बात। कंट्री को 5 इयर्स में आप कितना डेवलप करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था मार्च 1950 में, और पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 से लागू कर दिया गया था। अब तक टोटल 12 5 ईयर प्लान्स इंडिया में लागू हो चुका है। हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्या था सर, क्यों ये लाया गया, 5 ईयर प्लान क्यों लाया गया इंडिया में, 5 ईयर प्लान का सिस्टम क्यों लागू हुआ। तो सबसे पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट चाह रहा था, कंट्री चाह रहा था कि भाई इकोनॉमी ग्रो करे तेजी से,
उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो हम प्लानिंग के थ्रू क्या करेंगे, इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करवाने का कोशिश करेंगे, की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जब इंडिया फ्री हुआ था, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मसला है इंडिया में। उस वक्त जब इंडिया को फ्रीडम मिला था तब तो अनएम्प्लॉयमेंट एकदम अपना चरम सीमा पे था। तो प्लानिंग के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रहा था अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना चाह रहा था। तो दूसरा रीजन था या ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। क्या मतलब है इसका, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम? सबसे पहले हम लोग को यह समझना है इनइक्वालिटी इन इनकम का मतलब क्या होता है सर। इनइक्वालिटी इन इनकम का मतलब होता है गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ा फासला। जैसे कि जो अमीर है वो तो रोल्स रॉयस में घूम रहा है, एक कंट्री में इतना अमीर लोग हैं जो रोल्स रॉयस वो लोग में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है, और एक बेचारा ऐसा है जिसके पास खाने का पैसा नहीं है। तो जो अमीर है वो तो एकदम अमीर हो जा रहा है, और जो गरीब है तो वो एकदम भूखमरी में चले जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज इन इनकम। तो प्लानिंग का एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को कम से कम करना, घटाना। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। जब इंडिया फ्री हुआ था ज़्यादातर जो पॉवर्टी जो था ना अपने पीक पे था, लोगों के पास खाने का ही पैसा नहीं था, खाना ही नहीं था, भूख से लोग मर जाता था। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये एक ऑब्जेक्टिव था कि प्लान करके पॉवर्टी को खत्म करना है इंडिया से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है इस तरह का सोसाइटी हम क्रिएट करें, जो इस तरह का गवर्नमेंट हम बनाए, पॉलिसीज बनाए जो सोसाइटी का भला हो। जिससे सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है जो सोसाइटी का भलाई के लिए काम करे, सोसाइटी का तरक्की के लिए काम करें। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो, समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट। उस वक्त इंडिया, देखो अभी इंडिया जो है ना बहुत हद तक सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर है। हम लोग खाना कहीं से एक दाना भी चावल आटा हम लोग इंपोर्ट नहीं करते, हम लोग खुद से उगा लेते, उल्टा एक्सपोर्ट कर देते। उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त इंडिया सेल्फ रिलायंस नहीं था। जब इंडिया को फ्रीडम मिला था हम लोग को अनाज भी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। एक बार क्राइसिस आ गया था इंडिया में, इंडो पाक वॉर के वक्त 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, तो इंडिया का हालत इतना खस्ता हो गया था कि इंडिया के पास वीट का कमी हो गया था, वीट नहीं था। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वो जो है अमेरिका से हेल्प मांगती है कि हम लोग के पास वीट नहीं, आप वीट भेजिए। तो अमेरिका वो वीट भेजता है ना जो पिग्स को देने का काम आता है, जो मतलब वहाँ पे पिग्स खाता था ना, वो क्वालिटी का वीट इंडिया में भेज देता है, इतना बदमाशी करता था। तो अब हम लोग का जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंस है इन एग्रीकल्चर। हम लोग को कहीं से अनाज इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है, उल्टा हम लोग सब जगह भेज देते। देखो टर्की में क्राइसिस आया, इंडिया जब जो है टन टन अनाज भेज दिया। अफगानिस्तान में क्राइसिस आया, इंडिया भेज दिया। तो अब हम लोग एक्सपोर्ट कर देते, लाओ तुम लोग रख लो, ठीक है। बट एक टाइम था जो इंडिया का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस ये सब प्लानिंग के थ्रू हुआ। ये कोई एक पार्टी या एक प्राइम मिनिस्टर नहीं किया है, बहुत सारा पार्टीज या बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर्स का इसमें रोल है, ठीक है। तो अब देखो 5 ईयर प्लानिंग को हम लोग पढ़ते हैं। 5 ईयर प्लानिंग एक एक करके आएगा, ठीक है ना। तो अचीवमेंट क्या हुआ, ये सब तो था रीजन कि भाई क्यों 5 ईयर प्लानिंग चाहिए, है ना। अब 5 ईयर प्लानिंग से अचीवमेंट क्या हुआ, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहला अचीवमेंट था भाई इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हम लोग का नेशनल इनकम क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। हम लोग का नेशनल इनकम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। नेशनल इनकम का मतलब बताए, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो वो इंक्रीज होने लगा प्लानिंग पीरियड के दौरान।
प्लस कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो जब इंडिया को फ्रीडम मिला था ना, तो इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब खेती बाड़ी में ही सब लगा हुआ। बट धीरे 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 करके ये शिफ्ट हुआ। समझ में आ रहा बात? अब देखो खेती बाड़ी का भी कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, बट वो थोड़ा कम हुआ है। और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। मतलब अपना कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा है। ये एक अचीवमेंट है प्लानिंग पीरियड का। ठीक है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग्स दोनों ही बढ़ा। अच्छा देखो तुम्हारा सेविंग्स कब बढ़ेगा? जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा। तो जब सेविंग्स का रेट इंक्रीज हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है लोगों का इनकम भी बढ़ा है। ठीक है। तो प्लानिंग पीरियड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि इनकम, सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन तीनों इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जितना रोड्स है, रेलवेज है, जितना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है या हो रहा है, क्या आज से 70 साल पहले वैसे था क्या? है ना। अभी देखो गांव गांव में भी तुमको बिजली नजर आ रहा है, इंटरनेट नजर आ रहा है ना। गांव में तो ज़्यादा देखो सबका हाथ में फ़ोन है, टिकटॉक बना रहा है बैठ के, है ना। टिकटॉक बना रहा है, ये व्लॉगिंग कर रहा है, वो लोग वहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ डेवलप हुआ है। हम लोग जब पहले 10 साल 15 साल पहले तुम गाँव जाओ, वहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। आज वहाँ पे 4G 5G चल रहा है, वाईफाई लगा हुआ है। तो क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चरल तेजी से बढ़ा है। रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब इंप्रूव हुआ है प्लानिंग पीरियड के दौरान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है ना। आज एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली भी जो है वो भी वेल वर्स्ड है टेक्नोलॉजीज, है ना। जोमेटो से खाना मंगाते हैं ना, क्या जोमेटो से जो खाना मंगवाते हैं तो सबके एकदम करोड़पति या लखपति है? या अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जो सामान मंगवाता है सबके एकदम करोड़पति या लखपति आदमी है? नहीं। जो 10,000 15,000 भी महीने का कमा रहा है वो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स इंप्रूव किया है ड्यूरिंग द प्लान सिस्टम। और सेल्फ रिलायंस, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो बहुत हद तक अचीव हुआ है। लॉकडाउन के वक्त पीपीई किट्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक वाला वाइट एकदम कवर करते हैं, वो भी इंडिया फिर बनाना स्टार्ट किया। आज इंडिया जो है इंपोर्ट नहीं करता है, सेल्फ रिलायंस है उसमें। ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ अच्छा ही अच्छा हुआ है। समझ में आ रहा है? अचीवमेंट्स है बहुत सारा प्लानिंग का, बट इट्स नॉट कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। फेलियर्स भी बहुत रहा है प्लानिंग का। तो क्या क्या फेलियर्स रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहला, इनएडिक्वेट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए था उतना ग्रोथ तो किया है, बट जितना ऑब्जेक्टिव था, जितना सोचा था उतना नहीं हुआ है। फेलियर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ऑब्जेक्टिव था कि भुखमरी को, पॉवर्टी को इंडिया से खत्म करेंगे। क्या हो गया है? अब लोग, अभी क्या लोगों में भुखमरी नहीं है, पॉवर्टी नहीं है। तो कंप्लीटली पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में प्लानिंग फेल हो गया है। फेलियर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, उसी तरह ऑब्जेक्टिव था बेरोजगारी को खत्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। जो भी गवर्नमेंट आता है वही बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, लेकिन कभी खत्म कर पाया कोई नहीं। तो प्लानिंग पीरियड के दौरान भी अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ। लार्ज इनइक्वालिटीज, आज भी देखो लार्ज इनइक्वालिटीज है। अभी अगर शहर, हम लोग देखो, हम लोग मेट्रो सिटी कोलकाता में रहते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगर हम तुम लोग को अभी बोले कि कोई आदमी के पास 1000 रुपये नहीं था दवाई खरीदने का और बेचारा मर गया, कोई यकीन करेगा? हट यार, ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 रुपये किसके पास नहीं होगा? नहीं भी होगा, अगल बगल से मांग के दे देगा। बट आज भी इंडिया में ऐसा गांव है, ऐसे लोग हैं, ऐसा जगह है जहाँ पे डेथ होता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था मेडिसिन खरीदने का। अगर हम किसी को बोलेंगे कि यार बेचारा गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था खाना खाने का, तो खाना नहीं खा सका या अपना बच्चा को खाना खरीद के नहीं दे सका, जिस वजह से भूख से उसका बच्चा मर गया, हम लोग यकीन करेंगे? अरे ऐसा कैसे होगा? हम लोग पिज्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, खा खा के पेट खराब हो जा रहा
तो ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया इतना इतना और कोई गरीब नहीं है कि खाना नहीं है और भूख से मर गया। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा केस आया कि झारखंड में एक वुमेन जो थी उसके पास पैसा नहीं था और उसका आधार कार्ड लिंक नहीं था राशन कार्ड से, जिस वजह से उसको राशन नहीं मिल रहा था। राशन नहीं मिलने की वजह से उसके पास पैसा था नहीं कि वो खरीद के खाती, तो उसके बच्चा भूख से, चावल नहीं मिलने की वजह से भूख से वो उसका जान चला गया। तो आज भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। हम लोग को लगता है कि नहीं है, बट है, बिकॉज हम लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो लार्ज इनइक्वालिटीज अभी भी देखने को मिलता है। बाबू थोड़ा दिया वहां से। इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज, रिसोर्स का जो यूज है वो बेस्ट वे में अच्छे तरीका से नहीं हुआ, इनएफिशिएंटली हुआ है ना। देखते हम लोग बहुत सारा टाइम देखते हैं, न्यूज में भी आया था, एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो डैम के पास कहीं गया था, या आई थिंक कैनाल के पास, फोटो वोटो फैमिली पिकनिक में गया होगा, फोटो वोटो उठाने में उसका आईफोन जो है कैनाल में गिर जाता है। वो पूरा कैनाल का पानी को खाली करवाता है अपना आईफोन खो जाने के लिए। वो उतना पानी जिससे बहुत खेत में इरिगेशन हो सकता था, उसको स्टोर करके रखे तो उसको खाली करवा देते हैं। तो आज भी इंडिया में रिसोर्सेज सही से यूज नहीं होता है। ये एक प्लानिंग कमीशन का या प्लानिंग पीरियड का डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हुआ है, फेलियर हुआ है। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बिल्डअप हुआ है, लेकिन और तेजी से हो सकता था। देखो हम ही लोग के साथ चाइना को भी फ्रीडम लगभग सेम ही मिला है। आज देखो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। जापान तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ पे हालात क्या था, है ना, मतलब जिंदा रहना मुश्किल था वहाँ। आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ देखो। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो रहा है इंडिया का। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई तेजी से बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब फेलियर्स है। किसका फेलियर है? इकोनॉमिक प्लानिंग का। समझ में आया बात? तो ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट, फेलियर। चलो अब हम लोग आते हैं, रीजन क्या था? वॉट वॉज द रीजन फॉर द अनसक्सेसफुल और द फेलियर्स ऑफ द प्लानिंग? प्लानिंग का सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्या रीजन था? सबसे पहला रीजन है अनरियलिस्टिक प्लान। आप जो प्लान बना रहे हैं वही अनरियलिस्टिक है। अब मान लो एक स्टूडेंट है जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, अब वो मोटिवेशन लेक्चर सुन के आया है संदीप माहेश्वरी होगा, अब सोच लिया 99% लाना है हमको, एकदम 99 से तो कम लाना ही नहीं है। तो उसका क्या, देखो उसका प्लानिंग ही बहुत अनरियलिस्टिक है ना। तुमको पहले अपना कैपेबिलिटी देखना होगा। इसलिए देखो हर स्टूडेंट पॉसिबल नहीं हो 90% 95% लाए, है ना, क्योंकि सबका अपना एक लिमिटेशन है, अपना एक कैपेबिलिटी है। तो इंडिया जो प्लान किया बहुत ही अनरियलिस्टिक था, उतना अचीव करना ही मुश्किल था, जिस वजह से अचीव हुआ भी नहीं। दूसरा तो ओवर एम्बिशियस प्लान, बहुत ज़्यादा जोश में आ गई थी उस वक्त, नए फ्रीडम मिला था, ठीक है। फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन भी सही से, देखो इंडिया में प्लानिंग, जैसे कि देखो नोटबंदी जो था, ठीक है, या GST, इससे इकोनॉमी को नुकसान जो इतना हुआ है, तो सब तो अच्छा प्लान था, इम्प्लीमेंटेशन खराब था। जैसे कि अभी जो बात चल रहा है तुम्हारा CA NRC, तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे बेनिफिट तो है कंट्री में, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। प्लानिंग तो जैसे अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, अब वो पॉलिसी बहुत अच्छा है, अब वो कितना हेल्प करेगा एजुकेशन में डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बात कर रहे हैं, आज भी इंडिया में ऐसा गांव है जहां पे टीचर ही नहीं है। टीचर को बोलेगे संडे लिखो, बोर्ड देखियो ना, न्यूज में आता है, संडे का स्पेलिंग लिखो, उसको संडे का स्पेलिंग नहीं पता, और वो इंग्लिश टीचर है, पढ़ा रहे हो, छत चूर है, जमीन में बैठ के है। तो जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मिसिंग है, वहां पे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें आपको ये करना है, डिजिटल क्लासरूम, मतलब ई नोट्स, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये देखना है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल का प्रॉब्लम, भाई हम जो प्लान बना रहे हैं इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए,
ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। देखो यहाँ क्या है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो समझ लो कैसे काम करेगा वो, उसको क्या लेना देना है मेहनत करने का उतना। अभी हम, मेरा कोई गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग जाता है, हम 50,000 रुपये वहाँ से हमको सैलरी मिल रहा है, हम पढ़ा रहे, अगर हम बहुत ज़्यादा ईमानदार रहेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, पढ़ाएंगे। अगर कोई नहीं पढ़ रहा उससे हमको कोई लेना देना है, मत पढ़ भाई, हमको क्या करना है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी होगी है कि पढ़ा रहा है बंदा गवर्नमेंट जॉब में। अदरवाइज ज़्यादातर क्या करेगा, कोई स्टाफ रूम में बैठा हुआ है, क्लास ही नहीं ले रहा, क्लास में आके लेटा हुआ, कि उसको पता है कोई निकालेगा थोड़ी अब हमको। तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होता है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कत रहता है। और ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ा है ना, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये सब था क्यों इम्प्लीमेंटेशन प्लान का सही नहीं हो पाया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीति आयोग, नीति आयोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो जब श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने अपने कंट्री का, वो क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप डाउन कर देते हैं, बोलते हैं आज से प्लानिंग कमीशन खत्म। उसके जगह एक न्यू बॉडी फॉर्म हुआ जिसको बोला जाता है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में ये फॉर्म हुआ था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये क्यों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, बोला आप जो 5 साल रिजिड बता दे रहे हैं, तो हर काम में 5 साल नहीं लगता है, हर प्लानिंग में 5 साल, कुछ प्लान जो है तो 1-2 साल में हो जाएगा, किसी को 10 साल लग जाएगा। तो अब 5 साल में हर चीज कैसे करने मांग रहे हैं, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो नीति आयोग का जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर खुद, और उसका एक वाइस चेयरमैन और सीईओ होगा। तो अभी जो है डॉक्टर सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन है, और बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो है सीईओ फर्स्ट, मतलब करेंटली, ठीक है। फिर इसका 3 फुल टाइम मेंबर्स रहता है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है वाइस चेयरमैन और सीईओ को। फिर जितना भी चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट्स का है, या जितना भी यूनियन टेरिटरीज का लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, ये लोग सब मेंबर्स रहता है किसका, नीति आयोग का। नीति आयोग जो है ये पॉलिसी थिंक टैंक है इंडिया का, थिंक टैंक है इंडिया का, दिमाग सोचेगा, ठीक है ना। तो नीति आयोग का मेन 3 फंक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करना, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना, थिंक टैंक की तरह काम करना, दिमाग, गवर्नमेंट का दिमाग बनकर काम करना, और इकोनॉमिक फेडरलिज्म को प्रमोट करना। इकोनॉमिक फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के ऊपर डिपेंडेंट रहे। अब ममता हाथ फैला के खड़ी नहीं रहे, मोदी देगा तो हम अपना स्टेट में काम करेंगे, नहीं। फेडरलिज्म मतलब दोनों कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, डिपेंडेंट ना रहे इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। अब नीति आयोग का रोल क्या है बता दिए हम, पॉलिसी थिंक टैंक गवर्नमेंट का, इंप्लीमेंट करना प्रोग्राम्स को, और इकोनॉमिक फेडरलिज्म को प्रमोट करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग का, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नंबर 1, नेशनल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाना। दूसरा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को डिजाइन करना। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देना, स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देना। चौथा, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, इंप्लीमेंट करना डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, नीति आयोग करेगा ये। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, लड़ाई करेगा तो कैसे चलेगा, लोगों का नुकसान है, कंट्री का नुकसान है। ममता बनर्जी और मोदी हर टाइम लड़ाई करते रहे तो इसमें तो वेस्ट बंगाल का नुकसान है ना, गवर्नमेंट का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, कंट्री का नुकसान है। तो कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले, ठीक है। गवर्नमेंट को की एरियाज में हेल्प करना, एडवाइस देना, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाना, ये सब ऑब्जेक्टिव है किसका, नीति आयोग का, ठीक है ना। तो पूरी तुम लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 9 जो रिवाइज किए आज हम लोग, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो तुम लोग।